नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था सहसंजक बल तथा असंजक बल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सहसंजक और असंजक बलों के बारे में पढ़ा था। सहसंजक बल जो थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक ही द्रव्य होता है, एक ही द्रव या द्रव्य आप लोग बोल सकते हो, उनके अणुओं के मध्य जो बल लगता है, एक ही द्रव के अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? सहसंजक कहलाता है। और जो भिन्न द्रवों के या भिन्न द्रव्य जो होता है उनके मध्य बल लगता है, भिन्न द्रव्य जो होते हैं उनके अणुओं के मध्य जो बल लगता है, उनके अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है असंजक बल। ठीक है, यानी एक ही द्रव का मतलब हो गया, जैसे पानी जो है, पानी के अणुओं के मध्य जो बल लग रहा है वो क्या कहलाएगा? सहसंजक बल कहलाएगा। परंतु पानी और पात्र जो है उनके अणुओं के मध्य जो बल लगेगा वो क्या कहलाता है? असंजक बल कहलाता है। इसके उदाहरण हम लोगों को देखने थे। जैसे देखिए, कुछ उदाहरण जो है उनकी व्याख्या अपने सहसंजक और असंजक बलों के आधार पर कर सकते हैं। जैसे अपने पास में क्या है? पारा है और पारे की एक बूंद है जिसे अपने क्या करते हैं? कांच की समतल पट्टिका पर डाल देते हैं। ठीक है, अपने पास में क्या है? पारे की बूंद है। एग्जाम्पल है अपने पास में, ये एग्जाम्पल फर्स्ट। अपने पास में क्या है? पारे की बूंद है और पारे की इस बूंद को अपने क्या कर देते हैं? कांच की समतल पट्टिका पर डाल देते हैं। ठीक है, जो पारे की बूंद है उसे अपने क्या कर देते हैं? कांच की समतल पट्टिका पर डाल देते हैं। तो अपने देखते हैं कि जैसे ये कांच की प्लेट है आपके पास में और आपने क्या कर दिया? यहाँ पर पारे की बूंद जो वो डाल दी है। तो आप लोग देखते हो कि ये जो बूंद है ये क्या करती है? गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेती है। ये क्या कर लेती है? गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेती है। किसकी बूंद? पारे की बूंद। यानी ये बूंद जो है वो क्या नहीं करती है? जो द्रव है उस पर फैलती नहीं है। ठीक है, तो ये बूंद जो है वो क्या नहीं करती? जैसे ये पारा हो गया, यहाँ पर ये पारे की बूंद है और आपने क्या कर दिया? पारे को कांच की पट्टिका पर डाल दिया। तो आप लोग देखोगे कि जैसे आप लोग क्या करते हो? पानी डालते हो कांच पर, तो पानी जो होता है वो क्या हो जाता है? उस कांच पर एक समान रूप से फैल जाता है। परंतु पारे को अगर आप लोग क्या करते हो? कांच पर डालते हो तो फैलता नहीं है, बल्कि क्या करता है? एक गोलाकार आकृति को ग्रहण कर लेता है। ये जो गोलाकार आकृति है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पारे के जो अणु है, पारे के अणुओं के मध्य कौन सा बल लग रहा है? पारे के अणुओं के मध्य, तो पारे के अणुओं के मध्य लग रहा है सहसंजक बल। पारे के अणुओं के मध्य कौन सा बल लग रहा है? सहसंजक बल लग रहा है। और जो आपके पास में पारा तथा कांच है, इनके मध्य, कांच के मध्य, इनके मध्य क्या लग रहा है? असंजक बल लग रहा है। ठीक है, इनके मध्य कौन सा बल लग रहा है? असंजक बल कार्य कर रहा है। तो पारे के अणुओं के मध्य सहसंजक बल और पारा और कांच के अणुओं के मध्य कौन सा बल कार्य कर रहा है? असंजक बल कार्य कर रहा है। तो आप लोग देखोगे कि पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बल जो होता है वो क्या होता है? प्रबल होता है। यहाँ सहसंजक बल प्रबल होता है और असंजक बल जो है वो क्या होता है? दुर्बल होता है। ठीक है, यानी आपके पास में जो पारा है, पारे के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या है? प्रबल है। ठीक है, यानी आप लोग बोल सकते हो कि सहसंजक बल जो है इसका मान अधिक है। यहाँ पर किसका मान अधिक है? जो सहसंजक बल है, सहसंजक बल का मान अधिक है, किससे? असंजक बल से। यानी यहाँ पर कौन से बल का मान ज़्यादा है? सहसंजक बल का मान ज़्यादा है, जिससे पारा जो है वो अपने ही अणुओं के मध्य क्या करता है? प्रबल बल से बंधा रहता है और कांच की सतह को क्या नहीं करता है? गीला नहीं करता है। दूसरा जो आपके पास में उदाहरण आता है इसके अंदर, दूसरा उदाहरण आता है पानी की बूंद का।
ठीक है। अगर आप लोग क्या करते हो, अगर पानी की एक बूंद को कांच पर डालते हो, जैसे ये आपके पास में क्या है, कांच है, और इस पर आप लोग क्या कर देते हो, पानी की बूंद को डाल देते हो, तो आप लोग देखोगे कि ये पानी जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी सतह पर फैल जाएगा। ठीक है, यहाँ पानी जो है वो क्या होता है, कांच की सतह पर फैल जाता है। यानी पारा जो था वो तो क्या नहीं करता है, कांच को गीला नहीं करता, गीला नहीं करता, नहीं करता, परंतु पानी जो है, पानी की बूंद क्या करती है, पानी की बूंद कांच को गीला करती है। ठीक है, यानी आपके पास में जो पानी की बूंद है वो क्या करती है, कांच को गीला करती है। वजह क्या है, वजह है सहसंजक और आसंजक बल। ठीक है, सहसंजक और आसंजक बल। यहाँ सहसंजक बल जो है वो किसके मध्य लग रहा है, पानी के मध्य लग रहा है, और आसंजक बल जो है वो लग रहा है पानी तथा कांच के मध्य। ठीक है, पानी और कांच जो है इनके मध्य कौन सा बल लग रहा है, तो इनके मध्य जो बल लग रहा है वो है आसंजक बल। ठीक है, तो सिर्फ पानी की अगर बात की जाए तो पानी के मध्य सहसंजक बल लगता है, और पानी और कांच के मध्य जो बल लग रहा है वो किस प्रकार का बल है, वो आसंजक बल है। और आप लोग देखोगे कि यहाँ सहसंजक और आसंजक बल में से कौन सा बल प्रबल है, तो यहाँ आसंजक बल जो है ये क्या है, प्रबल बल है। ठीक है, यहाँ आसंजक बल जो है वो क्या है, प्रबल है। किसकी तुलना में, सहसंजक बल की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ कौन सा बल प्रबल है, तो यहाँ आप लोग देखोगे कि आसंजक बल जो है वो प्रबल है। तो आसंजक बल प्रबल होने के कारण पानी की बूंद जो वो कांच को क्या कर देती है, गीला कर देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने इसके अंदर, और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उसके अंदर अपने पास में क्या होता है, उसके बाद आपके पास में आता है रेशमी या नायलॉन के अणु और जल के मध्य लगने वाले आसंजक बल का। देखिए, इसमें नेक्स्ट आपके पास में आता है रेशमी तथा नायलॉन के अणु व जल के अणुओं के मध्य लगने वाले आसंजक बल का मान। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल किसका है, रेशमी तथा नायलॉन, रेशमी तथा नायलॉन के कपड़े, रेशमी तथा नायलॉन के कपड़े तथा जल के अणु, अब देखो ये दो अलग अलग प्रकार के द्रव्य हो गए, एक तो जल है और एक क्या है, नायलॉन और रेशमी कपड़ा है। दो अलग अलग प्रकार के द्रव्य, तो इनके मध्य कौन सा बल लगता है, इनके मध्य लगता है आसंजक बल। इनके मध्य कौन सा बल लगता है, तो इनके मध्य लगता है आसंजक बल। और आप लोग देखोगे कि यहाँ आसंजक बल जो है इसका मान क्या होता है, कम होता है। यानी यहाँ पर कैसा आसंजक बल कार्य करता है, दुर्बल आसंजक बल जो है वो कार्य करता है, जिससे आप लोग क्या नहीं कर पाते, जिससे आप लोग रेशमी या नायलॉन का जो कपड़ा होता है उससे आप लोग पानी को पहुँच नहीं सकते। ठीक है, पानी को पहुँचा नहीं जा सकता, यानी आप लोग क्या नहीं कर सकते, पानी को पहुँच नहीं सकते हैं। किससे, रेशमी या नायलॉन के कपड़े से। वजह क्या है, वजह है आसंजक बल का दुर्बल होना। इसी तरीके से तेल के अणु जो होते हैं, तेल और पानी के जो अणु होते हैं उनके मध्य आप लोग देखोगे कि आसंजक बल जो है वो क्या होता है, आसंजक बल जो है वो दुर्बल होता है। ठीक है, यानी तेल और पानी जो है, चौथा उदाहरण आता है तेल और पानी, इनके मध्य लगने वाला आसंजक बल क्या होता है, दुर्बल होता है। इनके मध्य लगने वाला आसंजक बल जो है वो क्या होता है, दुर्बल होता है। और दुर्बल आसंजक बल की वजह से अगर आप लोग क्या करते हो, अगर अपने पानी की बूंद जो होती है वो तेल पर क्या करेगी, इससे तेल पर तैरती रहेगी। और कैसे आकृति ग्रहण करके, गोलाकार आकृति को ग्रहण करके। ठीक है, यानी अगर आप लोग क्या कर देते हो, पानी की बूंद को तेल पर डाल देते हो, तो पानी की बूंद जो है वो क्या करती है, यहाँ पर पानी की बूंद जो है वो गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेती है। पानी की बूंद गोलाकार आकृति ग्रहण कर लेती है, गोलाकार आकृति ग्रहण करके तेल पर तैरती रहती है, तेल पर तैरती रहती है।
ठीक है। यानी अपने अगर क्या किया जाए, तेल और पानी जो है इनके मध्य लगने वाले आसंजक बल की बात की जाए, तब इनके मध्य जो आसंजक बल लगता है वो क्या होता है, दुर्बल होता है। तो दुर्बल आसंजक बल की वजह से अगर आप लोग तेल के ऊपर क्या कर देते हो, पानी की बूंद को डाल देते हो, तो ये बूंद जो है वो तैरती रहती है। और एक तेल की बूंद को जब क्या किया जाता है, जब एक तेल की बूंद को पानी की सतह पर डाला जाता है, तब प्रबल आसंजक बलों के कारण क्या होती है, तेल की बूंद जो है वो पानी के पृष्ठ पर फैल जाती है। ठीक है। अगर आप लोग इसे उल्टा करते हो, जैसे एक तेल की बूंद को अगर किस पर डालते हो आप लोग, अगर एक तेल की बूंद को आप लोग पानी पर डालते हो, तब यहाँ पर प्रबल आसंजक बल जो है वो कार्य करेगा और उसमें पानी के संपूर्ण पृष्ठ पर तेल जो होता है क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अगर आप लोग क्या करते हो, पानी पर तेल डालते हो, पानी पर तेल डालते हैं, तब यहाँ क्या कार्य करता है, तब यहाँ प्रबल आसंजक बल जो है वो कार्य करता है। इस कंडीशन में यहाँ पर आसंजक बल जो लगेगा वो कैसा लगेगा, तब यहाँ पर लगने वाला आसंजक बल जो है वो प्रबल लगेगा और तेल की एक पतली परत जो है वो क्या हो जाएगी, पानी पर फैल जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, तेल की एक पतली परत पानी पर फैल जाएगी। ठीक है। यानी इस कंडीशन में तेल की एक पतली परत जो है वो पानी पर फैल जाएगी और इस कंडीशन के अंदर आप लोग देखोगे कि पानी की बूंद जो है वो क्या करती है, गोलाकार आकृति को ग्रहण कर लेती है। तो एक कंडीशन में यहाँ पर लगने वाला आसंजक बल दुर्बल होता है और दूसरी कंडीशन के अंदर लगने वाला आसंजक बल जो है वो प्रबल होता है। अब अपना टॉपिक आता है अंतर आणविक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या। यानी पृष्ठ तनाव की अपनी व्याख्या करेंगे और किसके आधार पर करेंगे, तो अपने करने वाले हैं प्रबल ये अंतर आणविक बलों के आधार पर। तो अपना टॉपिक आता है अंतर आणविक बलों के आधार पर अंतर आणविक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव, अंतर आणविक बलों के आधार पर पृष्ठ तनाव की व्याख्या। पृष्ठ तनाव की व्याख्या यानी आपको क्या करना है, पृष्ठ तनाव की व्याख्या करनी है और किस आधार पर करनी है, तो अपने को करनी है अंतर आणविक बलों के आधार पर। ठीक है। तो अंतर आणविक बलों के आधार के लिए अपने क्या करते हैं, एक मुक्त द्रव की पृष्ठ S की कल्पना करते हैं और इसमें क्या करते हैं, विभिन्न स्थितियों पर अपने द्रव के अणु बना लेते हैं। देखिए अपने क्या करते हैं, इस प्रकार से कल्पना करते हैं कि यहाँ पर कोई एक द्रव है और ये उस द्रव की सतह है। ठीक है। और इस सतह के अंदर क्या है, अपने पास में द्रव की अलग अलग बूंदें हैं। ये द्रव का मुक्त पृष्ठ S है और इसके नीचे जो है वो द्रव इस प्रकार से भर रखा है। तो एक तो ये कंडीशन बनेगी, एक तो आपके पास में ये वाली कंडीशन बनेगी। इसे अपने अगर D से दर्शाएं, D से, ठीक है, ये जो कंडीशन है इसे अपने किससे दर्शा देते हैं, D से दर्शा देते हैं। ये अपने पास में द्रव की एक बूंद है जिसे अपने किससे दर्शा देते हैं, D से दर्शा देते हैं। और एक आपके पास में द्रव की बूंद जो है वो इस जगह स्थित है जो A के नाम से है, जिसका नाम A है, और ये बूंद जो है वो आधी द्रव सतह के अंदर है और आधी जो है वो द्रव सतह से बाहर स्थित है। ठीक है। ये बूंद जो है वो क्या है, आधी द्रव सतह के अंदर स्थित है और आधी जो है वो द्रव सतह से बाहर स्थित है। और ये जो बूंद है इसका कुछ भाग जो है, इस बूंद का कुछ भाग जो है वो द्रव सतह के अंदर स्थित है और कुछ भाग इसका जो है वो द्रव सतह से बाहर स्थित है। और ये जो आपके पास में तीसरी बूंद C है, ये पूर्ण रूप से कहाँ स्थित है, ये पूर्ण रूप से द्रव सतह के अंदर स्थित है।
ठीक है, ये जो है वो पूर्ण रूप से कहाँ स्थित है, द्रव सतह के अंदर स्थित है। और उसके बाद में आपके पास में बूंद डी है, जो कहाँ स्थित है, जो पूर्ण रूप से द्रव के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि आपके पास में द्रव की 4 बूंदें हैं, इनमें से ए बी सी डी ये 4 बूंदें, इनमें से ए जो बूंद है आपके पास में ये आधी तो द्रव के अंदर स्थित है और आधी कहाँ स्थित है, द्रव से बाहर स्थित है। और जो बूंद बी है इसका कुछ भाग जो है वो द्रव सतह से बाहर है, बाकी इसका पार्ट जो है वो कहाँ है, इसके अंदर है। और जो बूंद सी है वो संपूर्ण रूप से कहाँ स्थित है, द्रव का जो पृष्ठ है इसके नीचे की ओर स्थित है। और बूंद डी जो है वो संपूर्ण रूप से कहाँ स्थित है, द्रव के अंदर स्थित है। ठीक है, अब आप लोग देखोगे कि ये जो आपके पास में द्रव है, इनके चारों ओर जो हम लोगों ने गोला बना रखा है, इसे अपने जाना जाता है, इसे हम लोग जान रहे हैं आणविक प्रभाव के गोले के नाम से। यानी ये जो अपने ये वाला गोला बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो बनाए गए हैं, इन्हें अपने किस नाम से जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है आणविक प्रभाव का गोला। इसे क्या कहते हैं, आणविक प्रभाव का गोला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं आणविक प्रभाव का गोला। ठीक है, तो ये हमारे पास में आणविक प्रभाव का गोला है। जो भी अणु इस आणविक प्रभाव के गोले के अंदर आएगा, जैसे अपने क्या करना है, ये जैसे बूंद है, यहाँ पर क्या किया गया, आपके पास में ये बूंदे हैं, ये आपके पास में बूंदे हैं, ठीक है, और इनको केंद्र मान करके हम लोगों ने क्या किया है, एक वर्त बनाया है, एक गोला बनाया है। ठीक है, आपने क्या किया है, जो द्रव के अणु है उनको केंद्र मान लिया और उसके चारों ओर क्या बना दिया है, आप लोगों ने एक गोला बना दिया है। उस गोले को किस नाम से जाना जाता है, तो उस गोले को जाना जाता है आणविक प्रभाव का गोला। ठीक है, ये जो आपके पास में आणविक प्रभाव का गोला है, इसके अंदर जो भी दूसरा अणु आएगा उस अणु पर क्या लगेगा, एक आकर्षण बल जो है वो कार्य करेगा। ठीक है, यानी जो भी आणविक प्रभाव के गोले के अंदर आएगा उस पर क्या कार्य करेगा, उस पर एक आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, और जो आपके पास में गोला डी है वो कहाँ स्थित है, वो पूर्ण रूप से द्रव के अंदर स्थित है। यानी जो आपके पास में गोला डी है वो कहाँ स्थित है, पूर्ण रूप से द्रव के अंदर स्थित है। तो इस पर लगने वाले परिणामी बल का मान कितना है, 0 है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से द्रव के अंदर स्थित है, तो जितने भी अणु हैं वो समान रूप से क्या कर रहे हैं, इस पर बल लगा रहे हैं। इसके अलावा आपके पास में अगर जो गोला सी है उसे देखें तो वो द्रव सतह से ठीक नीचे है, तो इस पर भी क्या होगा, परिणामी अंतर आणविक बल जो है इसका मान 0 होगा। परंतु जो आपके पास में बी और सी है, बी और सी जो आपके पास में गोले हैं, इनको अगर आप लोग देखोगे तो इन पर क्या लगेगा, एक नेट आणविक बल कार्य करेगा। ठीक है, और ये जो नेट आणविक बल है वो किस ओर कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक है, तो आपके पास में क्या है, ये 4 गोले हैं, ए बी सी और डी, और जो डी गोला है वो कहाँ स्थित है, वो पूर्ण रूप से द्रव के अंदर स्थित है। और जो आपके पास में गोला डी है वो पूर्ण रूप से द्रव के अंदर स्थित होने की वजह से क्या होगा, इस पर चारों ओर से जो बल लगेगा वो समान रूप से कार्य करेगा। तो यहाँ जो बल लग रहा है वो समान रूप से चारों पर कार्य कर रहा है, तो डी पर चारों ओर से समान बल कार्य करेगा, जिससे क्या होगा, परिणामी बल का मान 0 होगा। परंतु गोला सी जो है उसे अगर आप लोग देखो तो गोला सी जो है वो कहाँ स्थित है, वो द्रव सतह से नीचे स्थित है, तो इस पर भी जो बल कार्य करेगा वो क्या करेगा, एक समान रूप से कार्य करेगा। तो इस पर भी परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। परंतु ए और बी जो है, ए और बी जो है, तो इनको अगर आप लोग देखोगे तो इनका कुछ भाग द्रव सतह से बाहर स्थित है और कुछ भाग इसका अंदर स्थित है। तो इस वजह से इन पर क्या लगेगा, इन पर लगेगा एक परिणामी बल। और इनमें से जो ए गोला आपके पास में, इस पर सबसे ज़्यादा परिणामी बल कार्य करेगा, जो किस ओर होगा, जो नीचे की ओर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका आधा भाग नीचे है और आधा इसका भाग जो है वो ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि आणविक परास के बराबर दूरी पर जो अणु स्थित होते हैं उन पर सहसंजक बल कार्य करता है और ये नीचे की ओर कार्य करता है, और द्रव पृष्ठ पर जो स्थित होते हैं उन अणुओं के लिए ये है क्या होता है, अधिकतम होता है। और अगर हम लोग क्या करें, द्रव के मुक्त सतह को बढ़ाना चाहें, तब हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से अणु जो है उनको ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, जिससे अपने कार्य करेंगे और वो कार्य जो है किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर अपने क्या करें, द्रव पृष्ठ की बात करें तो द्रव पृष्ठ जो है, यहाँ पर जो अणु स्थित है उस पर लगने वाला अंतर आणविक बल जो है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जैसे ये आपके पास में अणु ए है, इस पर जो बल कार्य कर रहा है ए, ये सबसे अधिक होगा। ठीक है, ये कहाँ है, ये आधा द्रव पृष्ठ के अंदर है और आधा द्रव पृष्ठ से बाहर है।
आधा द्रव पृष्ठ के अंदर स्थित है और ये आधा कहाँ स्थित है, तो ये आप लोग देख सकते हो, ये आधा जो है वो द्रव पृष्ठ से बाहर स्थित है। ठीक है, आधा गोला अंदर स्थित है और आधा गोला बाहर स्थित है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा प्रबल सहसंजक बल। इस पर क्या कार्य करेगा, इस पर कार्य करेगा प्रबल सहसंजक बल। ठीक है, यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, तो आप लोग देखोगे यहाँ पर कार्य कर रहा है प्रबल सहसंजक बल। अगर अपने क्या करें, द्रव का जो पृष्ठ है, इस द्रव पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहें, यानी यहाँ से अगर अपने क्या करते हैं, द्रव का जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल अगर अपने बढ़ाएं, तो द्रव पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो द्रव पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अपने को द्रव पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर अपने बढ़ाना चाहें तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो द्रव पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए आपको द्रव की जो सतह उसके नीचे जो अणु स्थित है, द्रव के सतह के नीचे जो अणु स्थित है, इन्हें आपको लेकर के आना पड़ेगा इसके पृष्ठ पर। ठीक है, यानी ये जो द्रव का पृष्ठ है इसके नीचे जो अणु स्थित है, इन्हें अगर आप लोग क्या करना चाहो, ऊपर की ओर लेकर के आना चाहो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा आपको, वो कार्य करना पड़ेगा आपको इन सहसंजक बलों के विरुद्ध। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सहसंजक बलों के विरुद्ध कार्य करेंगे और वो कार्य जो है किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, वो जो कार्य हम लोग कर रहे हैं ये कार्य स्टोर हो जाता है अणु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर। ठीक है, ये किसके रूप में स्टोर हो जाता है, तो ये स्टोर हो जाता है अणु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर अणु जो है उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो पृष्ठ है, पृष्ठ पर स्थित अणुओं के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान ज़्यादा है और जो पृष्ठ से नीचे स्थित है उनके लिए स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है। इसी तरीके से जब क्या किया जाता है, इसी तरीके से जब हम लोग द्रव को फुहारते हैं, यानी द्रव जो है उन्हें क्या करते हैं, फुहारा प्रभाव द्रव के लिए अपने अगर उत्पन्न करें, तब क्या होगा, तब वहाँ पर द्रव की अनेकों बूंदें बन जाती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो फुहारा प्रभाव अपने उत्पन्न करते हैं, यानी फुहारा बनाते हैं जब किसी बूंद का या द्रव का, तो क्या होता है कि जो द्रव है वो किस में बंट जाता है, अनेकों छोटी छोटी बूंदों के अंदर बंट जाता है। यानी द्रव की बूंद जो है वो किस में बदल जाती है, अनेकों छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। जब द्रव की बूंदें अनेकों छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, तब क्या होगा, ये अनेकों छोटी छोटी बूंदों में बदलने की वजह से उनका क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उनका कौन सा क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तब उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, द्रव की बूंदें जो है उनका कौन सा क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो द्रव की बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाता है। और द्रव की बूंदें जो है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से क्या होगा, तो द्रव की बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, द्रव की बूंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, तो वो ऊर्जा होगी उन बूंदों की आंतरिक ऊर्जा। वो कौन सी ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा होगी द्रव बूंदों की आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, यानी द्रव की जो बूंदें हैं उनकी कौन सी ऊर्जा होगी, द्रव की बूंदों की आंतरिक ऊर्जा होगी, जो किसमें काम में आ जाती है, जो काम में आ जाती है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। इसी वजह से उनकी आंतरिक ऊर्जा खर्च होने की वजह से ही हमें क्या उत्पन्न होता, हम क्या अनुभव करते हैं, तो हम जो है वो ठंडक का अनुभव करते हैं। ठीक है, हमें जो है वो क्या अनुभव होता है, ठंडक का अनुभव होता है। ठीक है, यानी द्रव की जो बूंदें हैं उन्हें जब हम लोग फुहारा प्रभाव उत्पन्न करते हैं तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर हो रहा है कार्य, और वो कार्य किसकी वजह से हो रहा है, वो कार्य हो रहा है आंतरिक ऊर्जा को खर्च करके। तो आंतरिक ऊर्जा जो खर्च हो रही है उसकी वजह से पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ेगा और हमें किसका अनुभव हो जाएगा, तो हमें ठंडक का अनुभव हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव पृष्ठ को न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए स्थितिज ऊर्जा जो है, यानी अणु जो होते हैं उनकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, तो समय अवस्था में न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, और यही वजह है किसकी, पृष्ठ तनाव की, पृष्ठ तनाव की। यानी समय अवस्था जो होती है उसमें स्थितिज ऊर्जा जो होती है अपने पास में अधिक होती है, और स्थितिज ऊर्जा अधिक होने की वजह से न्यूनतम क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त करने की वहाँ पर कोशिश की जाती है। समय अवस्था में कौन सी ऊर्जा अधिक होती है, समय अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। समय अवस्था में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, और समय अवस्था के अंदर स्थितिज ऊर्जा अधिक होने की वजह से क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश की जाती है, और इसी वजह से है क्या उत्पन्न होता है, पृष्ठ तनाव जो है वो
उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं अपने इसमें अगला टॉपिक, वो आता है पृष्ठीय ऊर्जा। देखिए पृष्ठीय ऊर्जा, तो पृष्ठीय ऊर्जा अगर अपने को ज्ञात करनी हो तो कहां से करेंगे? पृष्ठीय ऊर्जा, ठीक है। तो अपना टॉपिक आता है इसमें पृष्ठीय ऊर्जा। तो हम लोगों ने देखा है कि द्रव अणु जो होते हैं उन्हें अंदर से अगर कहां पर लेकर के आए? अपने पृष्ठ पर लेकर के आए, यानी द्रव के जो अणु हैं अगर इन्हें अंदर से द्रव अणु को, ये आपके पास में क्या है? द्रव अणु है, और इसे अगर अपने अंदर से कहां पर लेकर के आए? पृष्ठ पर लेकर के आए। द्रव अणु को अंदर से कहां पर लेकर के आते हैं? अपने पृष्ठ पर लेकर के आते हैं। तब अपने जो सहसंजक बल है उन सहसंजक बलों के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? सहसंजक बलों के विरुद्ध, सहसंजक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है? सहसंजक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो किसके रूप में स्टोर हो जाता है? जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। जो किसके रूप में स्टोर हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। और एकांक क्षेत्रफल के लिए, एकांक क्षेत्रफल में स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो होती है द्रव पृष्ठ पर, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, द्रव पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, द्रव पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, द्रव पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है पृष्ठीय ऊर्जा, ठीक है। इसे अपने किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग जानते हैं पृष्ठीय ऊर्जा के नाम से। और अगर बात की जाए इस ऊर्जा के मात्रक की, तो इस ऊर्जा का जो SI पत्ती में मात्रक आता है वो आता है जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसका मात्रक जो आएगा वो क्या आएगा? जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। पृष्ठीय ऊर्जा जो है इसका SI मात्रक अगर अपने देखेंगे क्या आएगा? तो इसका मात्रक आएगा आपके पास में जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मात्रक हम लोगों ने कहाँ से लिखा है? तो ये मात्रक लिखा है हम लोगों ने ऊर्जा बटे क्षेत्रफल से, ठीक है। ये मात्रक कहाँ से लिखा है हम लोगों ने? ऊर्जा बटे क्षेत्रफल से, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल से। ऊर्जा का मात्रक आप लोग जानते हो क्या होता है? जूल होता है। और क्षेत्रफल का अगर मात्रक देखें तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप लोग मात्रक क्या लिख सकते हो? जूल पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। यानी द्रव के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित, द्रव पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसे अपने किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं पृष्ठीय ऊर्जा के नाम से। और ये ऊर्जा आती कहाँ से है? तो पृष्ठीय ऊर्जा का मतलब क्या है? पृष्ठीय ऊर्जा का मतलब होता है कि जो द्रव के अंदर स्थित है, द्रव के अंदर स्थित अणुओं को अगर अपने कहाँ पर लेकर के आए? पृष्ठ पर लेकर के आए। तो आपको पता है कि जो द्रव के अंदर स्थित अणु है उन्हें पृष्ठ पर जब लेकर के आते हैं तब अपने जो द्रव होता है, द्रव के अणुओं के मध्य क्या कार्य करता है? तो द्रव के अणुओं के मध्य कार्य करता है सहसंजक बल, ठीक है। तो उनके मध्य क्या कार्य करता है? सहसंजक बल कार्य करता है। और उन्हें द्रव के अंदर से अगर अपने कहाँ पर लेकर के आए? द्रव पृष्ठ पर लेकर के आए, तब हमें सहसंजक बलों के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? सहसंजक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। और ये कार्य किसके अंदर स्टोर हो जाता है? ये कार्य जो है वो हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और ये जो ऊर्जा होती है इसी को अपने एकांक क्षेत्रफल पर, द्रव पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाली इस स्थितिज ऊर्जा को अपने किस नाम से जानते हैं? तो इस ऊर्जा को हम लोग जानते हैं पृष्ठीय ऊर्जा के नाम से। तो ये अपने पास में टॉपिक था पृष्ठीय ऊर्जा। अगला जो अपना टॉपिक आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय ऊर्जा तथा पृष्ठ तनाव में संबंध, ठीक है। तो उसे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।